बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 अक्टूबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। मखसूस नशिस्तों पर जो फ़ैसला था 12 जुलाई का और उसके बाद सितंबर में जो फ़ैसला आया था तफसीली, उस पर अमल दरामद केस में मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ अदालत ने यकतरफ़ा कार्रवाई का ऐलान कर दिया। अदालत ने उनके ख़िलाफ़ यकतरफ़ा कार्रवाई शुरू कर दी और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े जो PTI के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में भी पेश हुई थी कि नशिस्तें हमें दी जाएँ, जो कि 3-4 नशिस्तों में वो भी बेनिफिशरी थे, उनको भी यकतरफ़ा कर दिया है। अदालत ने एक्स पार्टी प्रोसीडिंग शुरू कर दी है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे सानिया मॉडल टाउन केस में अहम पेशरफ सामने आई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि IMF की जानिब से पाकिस्तान में करप्शन से मुतल्लिक, अब जब हम करप्शन की बात करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाली समाअत में ये बातें बताई थी कि किस तरीके से एहतसाब का पूरा निज़ाम तबाह हो जाएगा अगर इन आइनी जो नैब में की गई तरमीम है या नैब कानून में की गई तरमीम है, अगर इनको कलअदम नहीं करार दिया जाता और इनको बरकरार रखा जाता है तो आपका पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा और आप जो अरबों रुपए की आपको रिकवरी हुई है वो जो इमरान खान के दौर में हुई है उसमें चंद एक गलत काम भी हुए होंगे, लेकिन जो रिकवरी हुई है वो आपका पूरा निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। अब दिलचस्प बात यह है कि नैब तरमीम उन लोगों ने बनाई हैं उस पार्लियामेंट से जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी हैं। जो इस वक्त सदर बन के बैठा है वो बेनिफिशरी है, जो इस वक्त हुकूमती सरबराह है नवाज शरीफ वो बेनिफिशरी है, जो इस वक्त वज़ीर आला हैं पंजाब की वो बेनिफिशरी हैं, जो इस वक्त वज़ीर आला हैं सिंध की वो बेनिफिशरी हैं, जो इस वक्त वज़ीर ख़ारजा हैं वो बेनिफिशरी हैं, जो वज़ीर आज़म है वो ख़ुद बेनिफिशरी है। अभी भी उसने दरख्वास्त दायर की है रमज़ान शुगर मिल केस में उन नैब तरमीम से के मुतल्लिक वो रिलीफ चाहते हैं। तोशा खाना केस में नवाज शरीफ वगैरह, आसफ जरदारी वगैरह उन्होंने रिलीफ मांगा है। जाली बैंक अकाउंट्स केसेस में तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रिलीफ मांगा है। तो जब आपने अपने लिए कानून साजी करनी होती है, और यही बात तो मुज़ाहिर नकवी ने की थी कि आप जो एक आज को नोटिस लिया गया था उमर अता बंदयाल के दौर में, जिसमें कहा गया था कि फ़ौजदारी मामलात में मुदाखलत है, जो सबसे पहले मामला FIA केस से मनी लॉन्ड्रिंग से शुरू हुआ था, लेकिन चूँकि उसके ऊपर काम न किया गया, अब IMF मुतालबात कह रहा है। आलमी मालियाती इदारा IMF ने पाकिस्तान में करप्शन के ख़ात्मे के लिए हुकूमत से मज़ीद इक़दामात का मुतालबा कर दिया है। जिस हुकूमत ने ख़ुद एहतसाब के कानून को ही एक तरह से ख़त्म कर दिया है, उससे मुतालबा किया गया है। IMF की जानिब से पाकिस्तान को फराहम करदा $7 अरब के नए कर्ज़ प्रोग्राम के तहत तय पाने वाली शराइत से मुतल्लिक रिपोर्ट में आलमी इदारे ने पाकिस्तान में सरकारी बद इंतज़ामी की निशानदही करते हुए कहा है कि करप्शन के मुकदमात में सियासी मकासद के लिए हरासानी ख़त्म की जाए। हुकूमत से मुतालबात में आलमी इदारे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में नैब को ज़्यादा आज़ाद और ख़ुद मुख्तार बनाने के इक़दामात किए जाएँ और नैब को एहतसाब के लिए मज़ीद मुअस्सर बनाया जाए। पाकिस्तान से मुतालबा किया गया है कि पाकिस्तान में करप्शन ख़त्म करने के लिए तहकीकाती निज़ाम बेहतर बनाया जाए, जो जून 2025 तक करप्शन के ख़ात्मे के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जाए। IMF ने रिपोर्ट में मुतालबा किया कि इंसदाद करप्शन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन की रोशनी में जायज़ा रिपोर्ट तैयार की जाए और करप्शन के ख़िलाफ़ मुकदमात में सरकारी इदारों की कमज़ोर कानूनी सलाहियत को बेहतर बनाया जाए। आलमी मालियाती इदारे की जानिब से ये भी कहा गया कि तमाम सरकारी अफसरान के असासों की मालूमात रसाई आसान बनाई जाए। अब जब आपने सरकारी अफसरान को दायरे अख्तियार से ही निकाल दिया है नैब के, तो फिर आप कौन रसाई हासिल करे, कौन उनके ख़िलाफ़ सरकारी अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। सरकारी अफसरान ने एक बड़े पैमाने पर, जिसमें बड़े बड़े सीनियर अफसरान थे सिंध की ब्यूरोक्रेसी और पुलिस के, प्ली बारगेन के तहत उन्होंने अपने मुकदमात ख़त्म करवाए। वो एक तरह से सज़ा याफ्ता हो गए, दोबारा उन्हीं ओहदों पर बहाल भी हुए और तरक्कियाँ भी हुई और आज तक वो बैठे हैं ओहदों पर। यह तो सरकारी अफसरान का मामला है। तो उन्होंने कहा कि सरकारी अफसरान के गैर कानूनी तरीके से बढ़ते असासों को रोका जाए। आमदन से ज़्यादा असासों को आपने नैब से ही ख़त्म कर दिया है। जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं उनको आपने जो आमदन से ज़्यादा असासे हैं वो आपने कानून से शिक्की ख़त्म कर दी हैं। अब IMF आपको कह रहा है भाई वो बहाल करो। IMF कहता है कि सरकारी अफसरान के असासों और आमदन के गोशवारों को पब्लिक किया जाए। रिपोर्ट में कहा गया कि फरवरी तक सरकारी अफसरान और अरकान पार्लियामेंट के असासे पब्लिक के लिए कानून साजी की जाए। तमाम सरकारी अफसरान के असासे पब्लिक करने के लिए FBR को डिजिटलाइज किया जाए।
IMF نے کہا کہ نیب کو کرپشن کی تحقیقات کے لیے درست ڈیٹا فراہم نہیں کیا جاتا اور مطالبہ کیا کہ پاکستان میں سرکاری اداروں میں شفافیت یقینی بنائی جائے۔ انہوں نے سارا زور دیا ہے کہ آپ اپنے سرکاری جو ادارے ہیں ان میں شفافیت کا، اب نہ جوڈیشری میں کوئی احتساب ہو سکتا ہے اور نہ ہی دوسرے اداروں میں، اور بیوروکریسی کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا۔ ابھی یہ جو مریم نواز کی پنجاب حکومت ہے اس دور میں نیب نے کہا، اور نیب کی جانب سے ان کے آپس میں کوئی MOU سائن ہوئے یا کچھ اس طرح کا ہوا کہ کسی سرکاری عہدیدار کے خلاف نیب ڈائریکٹ کارروائی نہیں کرے گا، نیب چیف سیکرٹری کو لکھے گا، وہ خود کارروائی کریں گے، نہ کسی کو گرفتار کیا جائے گا۔ یہ ابھی انہی مہینوں میں یہ سارا کچھ ہوا ہے، اور ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کو $7 ارب دے رہے ہیں تو یہ اپنے کام بھی کرنے ہیں۔ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کیس میں 10 سالہ یہ پرانا مقدمہ ہے، اور 10 سالہ پرانے مقدمے میں سماعت ہوئی۔ جج ارشد جاوید نے سماعت کی۔ دوران سماعت JIT کے رکن DSP محمد اعظم بطور گواہ عدالت میں پیش ہوئے۔ ایک بات میں آپ کو ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی بتا دوں، ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں 2 مقدمات ہیں۔ ایک استغاثہ کا مقدمہ ہے جو مظلومین ہیں پاکستان عوامی تحریک کے، انہوں نے کیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پہلی FIR درج ہوئی تھی جنرل راحیل شریف کی انوالومنٹ کے بعد 2014 کے دھرنے میں، اس میں FIR میں تو نواز شریف وغیرہ کو نامزد کر دیا گیا تھا، لیکن JIT بنائی تھی، اسی مشتاق سکھیرا جو مرکزی ملزم اس FIR میں قرار دیا گیا تھا، اس کے سب آرڈینیٹ جو افسران تھے ان پر مشتمل ایک JIT بنا دی۔ اس JIT کے سامنے عوامی تحریک کے زخمی جو گواہان ہیں یا مدعی ہیں وہ پیش ہی نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا بھی ہم اپنے قاتلوں کے سامنے کیسے تفتیش جوائن کریں، جس پر پھر ون سائیڈڈ یک طرفہ تفتیش جمع کروائی گئی، جس میں نواز شریف وغیرہ سب کو کلین چٹ دے دی تھی اور چند ایک پولیس ملازمین پر ایلیگیشن تھا۔ اور اس کیس میں جب استغاثہ دائر کیا، جب ان کو نظر آیا کہ پولیس کیس FIR میں ہمیں ریلیف نہیں ملے گا، انہوں نے پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کی۔ پرائیویٹ کمپلینٹ کے بعد JIT بنی۔ JIT کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں آج تک زیر التوا ہے۔ تو اب چونکہ گواہان پرائیویٹ کمپلینٹ میں جو عوامی تحریک کے لوگ اپنے گواہان کو نہیں پیش کر رہے، وہ اس انتظار میں ہے کہ JIT بحال ہو جائے، لیکن اب عدالت کیا کہہ رہی ہے؟ عدالت پولیس کیس کو آگے بڑھا رہی ہے، جو پروسیکیوشن کی FIR تھی اس میں بڑھا رہی ہے، اور وہ جو اس وقت کے قاتلوں کی بنی JIT تھی، جو چھوٹے افسران DSP لیول کے افسران پر تھی، ان کو گواہی کے لیے طلب کیا جا رہا ہے اور عدالت کارروائی کو آگے بڑھا رہی ہے۔ اس میں JIT کے رکن DSP محمد اعظم بطور گواہ عدالت میں پیش ہوئے۔ محمد اعظم نے وفات پا جانے والے تفتیشی افسر کی جگہ بیان ریکارڈ کرایا تھا، تاہم گواہ محمد اعظم سے مرحوم تفتیشی افسر کے بارے میں بیان پر جرح مکمل کی گئی ہے۔ گواہ نے تصدیق کی ہے کہ مرحوم غلام مرتضیٰ نے کیس کی تفتیش کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ مرحوم نے تفتیشی رپورٹ کی ڈکٹیشن دی تھی جو اس کے ریڈر نے تحریر کی۔ دوران سماعت پاکستان تحریک انصاف کے پاکستان عوامی تحریک کے وکیل مخدوم مجید حسین نے گواہ سے بیان پر جرح کی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر JIT کے دوسرے رکن سابق SP سیف المرتضیٰ کو بطور گواہ طلب کر لیا۔ اب تک مجموعی طور پر ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں 107 گواہان کی شہادت اور بیانات قلم بند ہو چکے ہیں۔ عدالت کا کہنا ہے پولیس کیس اور دوسرے فریق کے استغاثہ پر فیصلہ ایک ساتھ ہوگا، لیکن عدالت نے کہا کہ جب تک استغاثہ کا کیس زیر التوا ہے، ہم تب تک جو پولیس FIR کیس ہے اس کو ہم جو پروسیس مکمل کر کے رکھ لیں، فیصلہ نہیں ہو سکتا جب تک استغاثہ نہیں ڈیسائیڈ ہوگا، پولیس کیس پر FIR پر فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن کارروائی کو مکمل کرنے کے لیے عدالت نے اس کیس کو آگے بڑھانا شروع کر دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان عوامی تحریک کے وکلاء نے جرح بھی شروع کر دی ہے تاکہ کہیں لیکونہ نہ رہ جائے، اور ان کے حالانکہ وہ تو JIT کا حصہ ہی نہیں تھے، لیکن اب چونکہ مجبوری یہ ہے کہ آپ اگر JIT کے ممبران پر جرح نہیں کریں گے تو پہلے ہی کیس بہت خراب ہے، مزید نقصان ہوگا، اس وجہ سے وہ جرح کر رہے ہیں۔ مزید گواہان کو جو ممبران ہیں JIT کے ان کو 18 اکتوبر کے لیے طلب کر لیا ہے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کیس میں۔ پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں سے متعلق جو 12 جولائی کا فیصلہ تھا اور پھر ستمبر میں جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے، اس پر عمل درآمد کا کیس لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس راحیل کامران شیخ صاحب کے پاس سماعت ہوئی تھی۔ اس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ تحریری حکم نامہ میں عدالت نے مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام فے کی حد تک یک طرفہ کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔
जस्टिस राहील कामरान शेख ने अजहर सदीक एडवोकेट की दरख्वास्त पर तहरीर हुक्मनामा जारी किया। अदालत ने फैसले में करार दिया कि मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम को नोटिस हमने दिए, उनको नोटिस मौसूल हो गए कि वो अदालत में आके अपना मौक़िफ़ दें, लेकिन उनकी जानिब से कोई नुमाइंदा पेश नहीं हुआ, जिस पर अदालत ने यकतरफ़ा कार्रवाई का फ़ैसला किया। अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नोटिस जारी कर दिए हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील ने सियासी जमातों के पते फराहम कर दिए हैं। दरख्वास्त में अदालती फ़ैसले पर अमल न करने के इक़दाम को चैलेंज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने के फ़ैसले पर अमल दरामद से मुतल्लिक़ अदालत ने तमाम सियासी जमातों को 21 अक्टूबर को अपने आर्गूमेंट्स, अब तमाम सियासी जमातों में PTI है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है और पीपल्स पार्टी है, नून लीग और JUI, उनको यकतरफ़ा कर दिया गया है और इन सियासी जमातों को 21 अक्टूबर को अदालत ने कहा है कि वो आएँ और अपने दलाइल दें और उनके दलाइल के बाद फिर अदालत इसको डिसाइड करेगी। तो जस्टिस राहील कामरान शेख साहब ने इन सियासी जमातों को तलब कर लिया है आर्गूमेंट्स के लिए, जबकि 2 सियासी जमातों के ख़िलाफ़ यकतरफ़ा कार्रवाई अमल में लाई गई है और अदालत 21 अक्टूबर को समाअत के बाद फ़ैसला देगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस मैं आपको बता चुका हूँ, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर अमल दरामद का अख्तियार हाई कोर्ट्स के पास है। हाई कोर्ट्स अमल दरामद करवा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट में आप सिर्फ तौहीन अदालत दायर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप इम्प्लीमेंटेशन की इस्तदा कर सकते हैं। और इस केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इलेक्शन तरमीमी एक्ट है उसको भी चैलेंज किया हुआ है। तो अब इस पर 21 अक्टूबर को समाअत होगी, जो भी तफसील होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।